द डीप डाइव में स्वागत है। आज की ये गहरी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो न केवल बेहद शक्तिशाली है बल्कि किसी भी इंसान के सोचने और काम करने के तरीके को एकदम जड़ से बदल सकता है। ये सच में एक बहुत ही गहरा विषय है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण के लिए हमने नेपोलियन हिल्स की क्लासिक और बेहद प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के पहले अध्याय को चुना है। इस अध्याय का शीर्षक है डिजायर, यानी इच्छा। हाँ, इच्छा। हमारा आज का मिशन इस किताब के भीतर छिपे उस शुरुआती रहस्य को डिकोड करना है जो दुनिया की किसी भी बड़ी सफलता की नींव रखता है। अगर एक बुनियादी विचार से शुरुआत की जाए तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि दुनिया की हर बड़ी सफलता या कोई भी क्रांतिकारी आविष्कार की शुरुआत महज एक बहुत ही छोटे से विचार से होती है। सिर्फ एक थॉट। लेकिन लेखक हमें शुरुआत में एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराता है। वो कहता है कि वो छोटा सा विचार तब तक पूरी तरह से बेकार है, किसी काम का नहीं है, एकदम किसी काम का नहीं है जब तक कि उस विचार के भीतर एक आग न हो। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का केंद्र बिंदु यही आग है। अगर हम नेपोलियन हिल के नोट्स की गहराइयों में जाएं, तो बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि इसी आग का नाम डिजायर है। ये कोई साधारण चाहत नहीं है, ये वो ईंधन है जो एक सामान्य से विचार को एक विशाल रियलिटी में बदल देता है। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि धन या सफलता की शुरुआत इस तीव्र इच्छा के बिना संभव ही नहीं है। सही बात है। ये इंसान के माइंड की वो अवस्था है जहां से सब कुछ शुरू होता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सफलता किसी बाहरी संसाधन या अच्छी एजुकेशन से शुरू होती है, या महज किस्मत से। हाँ, किस्मत से। लेकिन ये विश्लेषण हमें वापस बिल्कुल बुनियादी स्तर पर ले जाता है, इंसान के भीतर मौजूद उस शुरुआती चिंगारी की तरफ जिसे एक बर्निंग डिजायर कहा गया है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। किताब का जो कोर मैसेज है वो सीधे तौर पर इंसान की उस आम फितरत पर चोट करता है जहां लोग सिर्फ चीजों की कामना करते हैं। नोट्स के अनुसार सिर्फ चाहना काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है। जैसे मुझे अमीर बनना है या मुझे एक बड़ी कंपनी बनानी है, ये तो सिर्फ एक साधारण चाहत है। लेखक बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि एक जलती हुई इच्छा चाहिए। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, ये शब्दों का खेल बिल्कुल नहीं। ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है। चाहत तो दुनिया में हर किसी के पास होती है, शायद ही कोई ऐसा हो जो सफल नहीं होना चाहता। लेकिन ये जलती हुई इच्छा असल में क्या है? ये एक साधारण वांट से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। या सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक जलती हुई चाहत को एक बहुत ही सटीक पैमाने पे मापता है। वो कहता है एक ऐसी इच्छा जो रातों की नींद उड़ा दे। रातों की नींद उड़ा दे? हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में सुबह चाय पीते हुए सोचा और शाम को काम में उलझकर भूल गए। एक जलती हुई इच्छा इंसान के अस्तित्व का, उसकी हर सांस का हिस्सा बन जाती है। गहराई तक उतर जाती है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक साधारण चाहत वो होती है जो केवल तब तक जिंदा रहती है जब तक रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं आती। जैसी कोई मुश्किल आए, जैसे ही मुश्किल आती है या कोई आलोचना करता है, वो साधारण चाहत दम तोड़ देती है। लोग कहते हैं शायद ये मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन जब हम जलती हुई इच्छा की बात करते हैं तो ये एक जुनूनी अवस्था है। जुनून है। ये वो मानसिक शक्ति है जो हर असफलता और हर बड़ी बाधा के बावजूद इंसान को फिर से खड़े होने पर मजबूर करती है। ये एक निरंतर धधकती हुई आग है जो तब तक शांत नहीं होती जब तक वो लक्ष्य भौतिक रूप से हासिल ना हो जाए। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति दी गई है। कमजोर इच्छा, कमजोर परिणाम, तेज इच्छा, बड़ी सफलता। बहुत ही सटीक बात है। ये सुनने में एक साधारण से गणित जैसा लगता है। जैसे अगर आग की लपटें कमजोर होंगी तो जाहिर है गर्मी भी कम ही पैदा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये नियम कई लोगों के लिए एक कड़वा सच भी है। जब लोग अपने मनचाहे परिणाम नहीं पाते तो वे अक्सर बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, जबकि ये नियम कहता है कि शायद वो शुरुआती इच्छा ही कमजोर थी। बिल्कुल सही। अगर हम इसे जीवन के अलग अलग पहलुओं से जोड़कर देखें तो ये बात पूरी तरह से लागू होती है। जब इच्छा कमजोर होती है तो इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से बहाने तलाशने लगता है। दिमाग खुद ब खुद बहाने बनाता है। उसे हर छोटी मुश्किल एक पहाड़ जैसी लगने लगती है। दिमाग उसे समझाता है कि रुक जाना ही बेहतर है। लेकिन जब इच्छा तेज होती है, जब वो वाकई एक बर्निंग डिजायर होती है, तो वही दिमाग पहाड़ों के बीच से भी रास्ता खोजने की ऊर्जा और क्रिएटिविटी पैदा कर लेता है। क्या बात है! ये तीव्रता ही
वह शक्ति है जो इंसान को उसके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है। ये इस बात की याद दिलाता है कि सफलता और विफलता के बीच का असली अंतर बैंक बैलेंस या कॉन्टैक्ट्स का नहीं, बल्कि इसी इच्छा की तीव्रता का है। यहाँ से ये चर्चा सच में बहुत ही रोमांचक और अव्यवहारिक हो जाती है, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह की दार्शनिक बातें सुनते हैं कि इच्छा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो एक सवाल उठता है कि भाई इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। सही बात है। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि बातें बहुत प्रेरक लगती हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इसके लिए सोमवार सुबह उठकर असल में करना क्या है। लेकिन नेपोलियन हिल के इन नोट्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हवाई बातें करके नहीं रुकता। बिल्कुल नहीं रुकता। ये इस जलती हुई इच्छा को एक वास्तविक भौतिक परिणाम यानी पैसे या सफलता में बदलने के 6 स्पष्ट और व्यवहारिक कदम देता है। ये किसी ब्लूप्रिंट से कम नहीं है। सही का। अमूर्त विचारों को एक सॉलिड फ्रेमवर्क देना ही इस विश्लेषण का सबसे मजबूत हिस्सा है। आइए इन 6 कदमों का एक एक करके गहराई से विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हर एक कदम के पीछे गहरा मनोविज्ञान छिपा है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है ये तय करना कि कितना पैसा चाहिए। किताब स्पष्ट कहती है कि सिर्फ ये कहना कि अमीर बनना है या बहुत सारा पैसा चाहिए पूरी तरह से बेकार है। बेकार है? एक सटीक आंकड़ा, एक एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? कई बार लोग सोचते हैं कि बस मुझे ग्रो करना है या जितना ज्यादा मिल सके उतना अच्छा है। क्या सिर्फ विकास की ओर बढ़ना काफी नहीं है? एक विशिष्ट संख्या पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारा दिमाग अस्पष्ट और धुंधले निर्देशों पर काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। बहुत सारा पैसा एक सब्जेक्टिव बात है। किसी के लिए ये 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 10 करोड़। बात तो सही है। जब कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं होता तो दिमाग को ये पता ही नहीं चलता कि उसे किस तरह की योजना बनानी है। इसे एक जीपीएस की तरह समझे। जीपीएस की तरह? हाँ, अगर जीपीएस में सिर्फ ये डाला जाए कि मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो, तो वो काम नहीं करेगा। उसे एक सटीक पता चाहिए। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जब एक निश्चित संख्या तय की जाती है तो दिमाग का फोकस एकदम क्लियर हो जाता है। वो उस विशिष्ट लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगा देता है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। और इसके बाद जो दूसरा कदम आता है वो शायद सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है, खासकर आज के दौर में। दूसरा कदम कहता है तय करो बदले में क्या दोगे। बदले में क्या दोगे? ये एक ऐसा बिंदु है जहां मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। एक आम मानसिकता ये बन गई है कि बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ बहुत ही कड़े शब्दों में याद दिलाया गया है कि ब्रह्मांड में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ये कदम इंसान की एंटाइटलमेंट वाली मानसिकता पर सीधा प्रहार करता है। कई बार लोग धन या सफलता को किसी लॉटरी की तरह देखते हैं। बिल्कुल लॉटरी की तरह। लेकिन लेखक यहाँ वैल्यू एक्सचेंज का अटल नियम समझा रहा है। बिना कुछ मूल्य दिए सिर्फ पाने की इच्छा रखना एक बर्निंग डिजायर नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है। एक भ्रम है। अगर कोई उस तय की गई रकम को पाना चाहता है तो उसे ये भी स्पष्ट रूप से तय करना होगा कि वो दुनिया को इसके बदले में क्या देगा। कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट। हाँ, ये कोई उत्पाद हो सकता है, कोई विशिष्ट सेवा हो सकती है, किसी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, या कई सालों की कड़ी मेहनत और विशेषज्ञता हो सकती है। ये कदम व्यक्ति को सिर्फ एक कंज्यूमर होने की मानसिकता से निकालकर एक क्रिएटर की भूमिका में ला खड़ा करता है। इस बात में बहुत दम है। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट आंकड़ा है और ये पता है कि बदले में क्या देना है। तीसरा कदम है एक डेडलाइन तय करना। बहुत जरूरी कदम। अब हम सभी जानते हैं कि डेडलाइन क्या होती है, लेकिन इस विशेष फिलॉसफी में इसका इतना महत्व क्यों है? बिना डेडलाइन के भी तो इंसान काम कर ही सकता है। काम कर सकता है, लेकिन मानव स्वभाव टाल मटोल करने का आदी होता है। बिना किसी समय सीमा के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक किसी दिन पूरा होने वाला सपना रह जाता है। समडे। हाँ, समडे आई विल डू इट। डेडलाइन तय करना दरअसल दिमाग में एक कॉग्निटिव टेंशन पैदा करता है। ये एक कृत्रिम दबाव बनाता है जो इंसान को आलस्य से बाहर निकालता है। जब एक निश्चित तारीख सामने होती है तो दिमाग को समझ आ जाता है कि ये काम भविष्य के किसी अनिश्चित दिन के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये अर्जेंसी पैदा करता है। बिल्कुल, ये डेडलाइन ही वो चीज है जो सपनों और हकीकत के बीच एक पुल का काम करती है और हर दिन उठकर काम करने की अर्जेंसी पैदा करती है। ये अर्जेंसी ही हमें चौथे कदम की ओर ले जाती है। चौथा कदम है एक क्लियर प्लान बनाना। क्लियर प्लान? यह सुनने में बहुत सीधा है कि कोई भी सपना बिना योजना के पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है।
कई बार लोग इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी योजना अभी परफेक्ट नहीं है। क्या ये कदम ये मांग करता है कि योजना शुरुआत से ही 100% सही होनी चाहिए? यहाँ लेखक का नजरिया बहुत ही स्पष्ट है। एक योजना का होना जरूरी है, लेकिन उसका एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर परफेक्शन के इंतजार में लोग कोई कदम ही नहीं उठाते, जिसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य इंसान को गतिमान करना है। गतिमान करना। भले ही शुरुआत में वो योजना कमजोर हो या उसमें खामियां हों, लेकिन एक दिशा का होना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति एक योजना के साथ काम शुरू कर देता है, तो रास्ते में आने वाली गलतियों से सीखकर वो अपनी योजना को सुधार सकता है। हाँ, रास्ते में एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन बिना किसी योजना के की गई मेहनत अक्सर दिशाहीन हो जाती है और इंसान जल्दी हार मान लेता है। ये एक बड़ी राहत की बात है कि काम शुरू करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है। अब आते हैं 5वें कदम पर, जो कहता है उसे लिखो। राइट इट डाउन। यानी अब तक जो भी तय किया है, कितना पैसा, बदले में क्या देंगे, डेडलाइन और योजना, इन सबको एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख लेना है। आज के इस डिजिटल युग में जब सब कुछ दिमाग में या फोन में रखा जा सकता है, तो विचारों को कागज पर लिखने की इस पारंपरिक सलाह में इतनी क्या ताकत है? विचारों को कागज पर लिखने की ताकत को अक्सर बहुत कम आंका जाता है। इसे इस तरह समझे, जब तक कोई विचार सिर्फ दिमाग में है, वो अदृश्य है, उसका कोई भौतिक वजूद नहीं है, हवा में है। वो कभी भी बदल सकता है या धुंधला पड़ सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपनी डेडलाइन और अपनी योजना को एक कागज पर लिखता है, तो वो पहली बार अपने अदृश्य विचारों को भौतिक दुनिया में एक रूप दे रहा होता है, एक फिजिकल फॉर्म दे रहा है। वह उस विचार को एक रियलिटी का चोला पहना रहा होता है। ये एक तरह का रिटन कॉन्ट्रैक्ट है जो व्यक्ति खुद के साथ करता है। ये दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि यह विचार महज एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक गंभीर कमिटमेंट है। और अब हम पहुंचते हैं छठे और शायद इस पूरे ब्लूप्रिंट के सबसे अहम और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कदम पर। छठा कदम है हर दिन सुबह शाम जोर से पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण कदम। नोट स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं कि जो कुछ भी कागज पर लिखा गया है, उसे दिन में 2 बार, सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले जोर से पढ़ा जाना चाहिए। मुझे ईमानदारी से ये पूछना है कि क्या सिर्फ सुबह शाम कुछ पंक्तियां पढ़ने से सच में कोई परिणाम मिलता है? किसी भी तार्किक इंसान को ये किसी जादुई टोटके जैसा लग सकता है। ये शंका बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर लोग यहीं आकर इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। लेकिन ये कोई जादुई टोटका नहीं है। यह पूरी तरह से न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान पर आधारित है। न्यूरोसाइंस पर? कैसे? इसे समझने के लिए हमें इंसान के अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को समझना होगा। हमारा दिमाग हर दिन लाखों करोड़ों जानकारियों को प्रोसेस करता है। ऐसे में वो एक फिल्टर का इस्तेमाल करता है ताकि केवल वही चीजें हमारे ध्यान में आए जो हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। तो ये सुबह शाम पढ़ने की प्रक्रिया उस फिल्टर को कैसे प्रभावित करती है? जब कोई व्यक्ति अपनी लिखी हुई योजना और लक्ष्य को रोजाना सुबह और शाम पूरे विश्वास के साथ जोर से पढ़ता है, तो वो असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। प्रोग्रामिंग कर रहा होता है? हमारा अवचेतन मन तार्किक और अतार्किक के बीच भेद नहीं कर पाता। वो उसी बात को सच मान लेता है जो उसे बार बार और पूरी भावना के साथ बताई जाती है। सुबह का समय जब दिमाग अभी जागी रहा होता है और रात का समय जब दिमाग सोने की तैयारी कर रहा होता है। ये दोनों समय बहुत खास होते हैं। हाँ, ये दोनों ही समय इस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे कॉन्शियस माइंड का पहरा कमजोर होता है। जब इस जलती हुई इच्छा को बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग का फिल्टर बदल जाता है। और तब क्या होता है? अचानक से उस व्यक्ति को दिन भर में ऐसे अवसर, ऐसे लोग और ऐसे आइडियाज नजर आने लगते हैं जो उसके लक्ष्य से जुड़े होते हैं, जिन्हें वो पहले अनदेखा कर देता था। ये विचार इंसान के हर फैसले और हर कार्य को उसी लक्ष्य की दिशा में अलाइन कर देता है। ये विश्लेषण सच में माइंड ब्लोइंग है। ये सिर्फ एक वित्तीय सलाह नहीं है, बल्कि ये इंसान के अपने ही दिमाग को हैक करने का एक मास्टर क्लास है। किताब के अगले हिस्से में जो बात आती है वो इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाती है। विजुअलाइजेशन की बात? हाँ, वो हिस्सा विजुअलाइजेशन के बारे में है। उसमें कहा गया है कि खुद को उस पोजीशन में इमेजिन करना है जहां पहुंचने की इच्छा है। ये सिर्फ शब्दों को दोहराने से आगे बढ़कर उस सफलता को वर्तमान में महसूस करने की बात करता है, जैसे कि वो लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका हो। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही गहरी लाइन सामने आती है,
जो इस पूरी चर्चा का सार हो सकती है। माइंड पहले जीतता है, फिर रियलिटी जीतती है। माइंड पहले जीतता है, फिर रियलिटी जीतती है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भौतिक दुनिया में कोई भी बड़ा मुकाम तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि इंसान मानसिक रूप से उस मुकाम तक ना पहुंच चुका हो। जो लड़ाई बाहर की दुनिया में लड़ी जाती है वो दरअसल दिमाग के अंदर पहले ही जीती या हारी जा चुकी होती है। मतलब अंदर की जीत बाहर की जीत तय करती है। बिल्कुल। विजुअलाइजेशन का मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना नहीं है। ये अपने दिमाग को उस जीत का, उस सफलता का आदी बनाने का एक वैज्ञानिक अभ्यास है। यह बिंदु आज के समय में कितनी बड़ी व्यवहारिक प्रासंगिकता रखता है। आज के दौर में जब हर तरफ जानकारी का इतना बड़ा बवंडर है, हर व्यक्ति एक अजीब से दबाव तले दबावा महसूस करता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ऐसा लगता है जैसे हमें और ज्यादा किताबें पढ़नी है, और ज्यादा डाटा इकट्ठा करना है। ये सुनना किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है जो इस ओवरलोड से जूझ रहा है, क्योंकि ये बताता है कि असल लड़ाई जानकारी की नहीं है बल्कि मानसिकता की है। एकदम सही विश्लेषण है। जानकारी सिर्फ एक टूल है, एक उपकरण है, लेकिन उस उपकरण को चलाने वाला हाथ हमारा माइंडसेट है। अगर किसी का माइंडसेट सही नहीं है, अगर उसके दिमाग के भीतर जीत की वो स्पष्ट तस्वीर नहीं है, तो दुनिया भर की बेहतरीन जानकारी भी उसे सफल नहीं बना सकती। बिल्कुल नहीं बना सकती। इसके विपरीत जब दिमाग विजुअलाइजेशन के जरिए ये मान लेता है कि ये सफलता उसकी रियलिटी है, तो वो उन सभी आवश्यक जानकारियों, संसाधनों और रास्तों को खुद ही अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। शरीर और व्यक्ति के कार्य अपने आप उस दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हम अंतिम निष्कर्षों की ओर बढ़ें तो एक बहुत ही मजबूत संदेश सामने आता है। ये एक ऐसा विचार है जो उन सभी मिथकों को तोड़ देता है जिन्हें अक्सर लोग अपनी नाकामयाबी को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही ठहराने के लिए यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुनिया में जो भी सफल लोग हैं वे किस्मत वाले या लकी नहीं होते। हम अक्सर किसी को सफल देखकर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज का ये विश्लेषण इस बात को सिरे से खारिज करता है। सफलता का असली रहस्य ये है कि उनकी डिजायर, उनकी वो धधकती हुई आग औरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती है। ये एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। जब कोई व्यक्ति सफलता के शिखर पर होता है तो दुनिया केवल उसकी मंजिल देखती है। कोई भी उस जलती हुई इच्छा को, उस बेचैनी को और उन रातों को नहीं देख पाता जब वो व्यक्ति बार बार अपने लक्ष्य को दोहरा रहा था। उन प्रयासों को कोई नहीं देखता। इसी विचार के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली अंतिम सवाल उभर कर आता है। सवाल ये नहीं है कि कोई इंसान क्या चाहता है। चाहत तो, जैसा कि हमने शुरू में कहा, हर किसी की होती है। हाँ, असली सवाल ये नहीं है कि क्या चाहते हो। सवाल ये है कि उसे कितनी शिद्दत से चाहते हो। ये शिद्दत ही वो थर्मामीटर है जो तय करेगा कि कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा या पहली बड़ी रुकावट आते ही हार मान लेगा। कितनी शिद्दत से चाहते हो, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने भीतर झांकने और खुद से ईमानदार होने पर मजबूर कर दे। ये पूरी चर्चा सिर्फ धन कमाने के ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसान के उस आंतरिक इंजन को समझने के बारे में है जो दुनिया की किसी भी महान चीज का निर्माण करता है। चाहे वो 6 कदमों की सटीक योजना हो या विजुअलाइजेशन की ताकत, सब कुछ इसी शिद्दत के इर्द गिर्द घूमता है। और अगर हम इस पूरे विचार को एक कदम और आगे ले जाएं, तो अंत में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डराने वाला प्रश्न सामने आता है। हमने ये समझा कि विजुअलाइजेशन कितनी बड़ी ताकत है और कैसे वास्तविकता से पहले हमारा दिमाग जीतता है। जी, लेकिन अगर ये सच है कि हमारा दिमाग जिस चीज को बार बार देखता और महसूस करता है वही हकीकत बनती है, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या होगा अगर हमारा दिमाग सफलता की तीव्र इच्छा के बजाय लगातार विफलता के डर को विजुलाइज कर रहा हो। ओहो, ये तो बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर दिन भर अपनी चिंताओं, अपनी आर्थिक असुरक्षाओं और अपने डरों के बारे में सोचते रहते हैं। क्या अनजाने में हमारी सबसे मजबूत इच्छा हमारे डर को हकीकत बनाने की योजना तो नहीं बना रही? ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। अगर इंसान का दिमाग दिन भर ये सोच रहा है कि कहीं मेरा बिजनेस डूब ना जाए या कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, तो इस नियम के अनुसार वो असल में अपनी विफलता को विजुअलाइज कर रहा है, अपनी ही आंख से अपने डर को सींच रहा है। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां ये समझना सबसे जरूरी हो जाता है कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी इस जलती हुई इच्छा की दिशा को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। स्रोतों का ये गहन विश्लेषण आज हमें ये बताता है
कि ये सिर्फ एक किताब के पन्नों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक आईना है जिसमें हम अपनी सोच की ताकत को देख सकते हैं। हमारी मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति या सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। बहुत सही कहा। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की यह चर्चा हर उस शुरुआती चिंगारी को एक जलती हुई इच्छा में बदलने में मदद करेगी जो सफलता की राह देख रही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ।